नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आज हम एक और नया टॉपिक लेके आए हैं। आज हम एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन का एक छोटा सा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्मिंग। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो मुर्गी पालन है उसका पर्पज क्या है। अगर हम इसका पर्पज देखें, उद्देश्य देखें, तो मुख्यतः दो उद्देश्य अपने हैं। इन दो उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम मुर्गी पालन करते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखें तो इसे हम मीट प्राप्त करने के लिए मुर्गी पालन करते हैं, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है इसका यूज है वह है एग प्राप्त करने के लिए। एग प्रोडक्शन और मीट प्रोडक्शन के लिए हम पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं। यदि हम मीट की बात करें तो कुछ प्रमुख मीट है जिनको हम निम्न नामों से जानते हैं। जैसे हम बात करते हैं मुर्गी की बात करें, मुर्गी का जो मीट है उसे चिकन के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार जैसे इस प्रकार हम मुर्गी के मीट को चिकन के नाम से जानते हैं, भैंस के मीट को बफन के नाम से जानते हैं, भेड़ का जो मीट है उसे मटन के नाम से जानते हैं, सुअर का जो मीट है उसे पोर्क या जो नमकीनी जो मीट है उसे बेकनी या बेकन के नाम से जाना जाता है। गाय का जो मीट है उसे बीफ के नाम से जानते हैं, बछड़े का जो मीट है उसे बफन के व्हील के नाम से जानते हैं, और जो बकरी का मीट है, बकरी का जो मीट है उसे चिकन, बकरी का जो मीट है उसे चेवन या चीवन के नाम से जानते हैं। चेवन या चीवन के नाम से जानते हैं। यहां से भी अपने जेट आईसीआर में काफी अच्छे क्वेश्चन निकलते हैं। एक बार हम पुनः देखते हैं। मुर्गी का जो मीट है उसे चिकन के नाम से जानते हैं, भैंस का जो मीट है उसे बफन के नाम से जानते हैं, भेड़ का जो मीट है उसे मटन के नाम से जानते हैं, सुअर, पोर्क, नमकीनी अगर मीट है तो बेकनी के नाम से जानते हैं। ऐसे ही हम बात करें गाय, बीफ, बछड़ा, व्हील, बकरी, चेवन या चीवन के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं एग प्रोडक्शन की। एग की अगर बात करें तो औसत अगर वजन देखें, एक एग का अगर हम औसत वजन देखते हैं तो वह वजन होता है 57 से 60 ग्राम। अगर प्रति एग हम वजन देखें तो एक एग का वजन लगभग 57 से 60 ग्राम रहता है। अब एग की बात करें तो इस प्रकार की इसकी अपनी संरचना कह सकते हैं। ये जो बाहर वाला कवच है यह कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। इसका जो वजन है वह लगभग 6 से 7 ग्राम रहता है। इसी प्रकार जो बीच वाला जो ठोस भाग रहता है, इस प्रकार से ये जो भाग है इसे जर्दी के नाम से जानते हैं। जर्दी में दो पार्ट अपने डिवाइड कर सकते हैं, इसको दो भागों में इसको बांट सकते हैं। अगर एक निषेचित है तो जर्दी वाले भाग को अपने जर्म डिस्क कहेंगे, और अगर भाग अनिषेचित है तो उसे जर्म स्पोर्ट कहेंगे। अगर जर्दी के वजन की बात करें हम तो लगभग 18 ग्राम इसका वजन रहता है। इसी प्रकार जो ये स्वेतक पाया जाता है, यहां पर ये जो लिक्विड फॉर्म में स्वेतक पाया जाता है, इसका वजन अगर हम देखें तो लगभग 27 ग्राम रहता है। इस प्रकार ये एग का टोटल जो वजन है वह 57 से 60 ग्राम रहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से ये निकलता है कि कई बार अंडे का वजन नहीं पूछकर ये पूछा जाता है कि अंडे में जो कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है वह है अंडे का कितना % होता है। अगर यही वैल्यू अगर प्रतिशत में देखी जाए तो इसका वैल्यू लगभग 9 से 11%। इसी प्रकार जर्दी का अगर यही वैल्यू % में पूछा जाए तो ये वैल्यू अगर अपने पास आएगी लगभग 27 से लेकर 33% तक। इसी प्रकार अगर वैल्यू श्वेतक की पूछते हैं, वैल्यू किसकी पूछते हैं, श्वेतक की अगर पूछी जाती है तो श्वेतक की जो वैल्यू है वह लगभग 66% के आसपास रहती है। तो ये इस प्रकार से इसके एग की जो संगठन है
उसके आधार पे क्वेश्चन भी निकलते हैं, वजन के आधार पे क्वेश्चन मुख्य निकलते हैं। अगर हम इसका कंपोजिशन देखते हैं एग का, अगर हम कंपोजिशन देखें, अगर हम संगठन देखते हैं एग का, तो संगठन में मुख्य 3 बात रहती है, प्रोटीन, वसा और खनिज पदार्थ, जिसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है। अंडा पौष्टिक इसीलिए होता है कि उसमें सर्वाधिक क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। अगर बात करें हम प्रोटीन की, अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन लगभग अंडे के अंदर 11.6 या 11.7% पाई जाती है और सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है। इसी प्रकार हम बात करते हैं वसा की, बात करें तो वसा लगभग 11% पाया जाता है। और इसी प्रकार हम खनिज पदार्थ की बात करते हैं, खनिज पदार्थ की हम अगर बात करते हैं तो खनिज पदार्थ का वजन लगभग 10.5% रहता है इसका प्रतिशत में। तो इस प्रकार ये इसका संगठन रहता है। और संगठन में हम यूं कही कि प्रोटीन, तो प्रोटीन लगभग 11.6 या 11.7% पाई जाती है, जो सर्वाधिक होती है। इसी प्रकार वसा 11% पाया जाता है और खनिज पदार्थ लगभग 10.5% पाया जाता है। अंडे का पौष्टिक रहने का मुख्य कारण यही है कि इसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है, फिर वसा और फिर खनिज पदार्थ। अगर हम एक अंडे से औसत ऊर्जा की बात करें तो एक अंडे से हमें लगभग 80 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यह ऊर्जा इतनी ही है जितनी अपनी यूं कहें कि लगभग एक चपाती से हमें जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं एक अंडे से हमें लगभग 80 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। व्यक्ति को संतुलित भोजन के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, कुपोषण से दूर रहने के लिए एक व्यक्ति को लगभग 60 ग्राम प्रोटीन की प्रतिदिन आवश्यकता रहती है। अब हम बात करें 60 ग्राम प्रोटीन की प्रतिदिन आवश्यकता रहती है, इसमें से 1/3 जो भाग है वह पशुजनित या पशुओं के जो उत्पाद है, प्रोडक्ट हैं, उनसे प्राप्त होनी चाहिए। अर्थात मैं ये कहूं कि लगभग 20 ग्राम जो अगर प्रोटीन की बात करें तो 20 ग्राम प्रोटीन हमें पशुओं से जो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, उत्पाद हैं, उनका सेवन करना चाहिए। दूध है, मक्खन है, दही है, इनका यूज हमें करना चाहिए। अंडा वैसे शाकाहारी में रखा जाता है, अंडे को शाकाहारी कहा जाता है। शाकाहारी का यही कारण है कि जो हम फार्मी अंडे काम में लेते हैं या हम जो भी अंडे खाने के लिए जो अंडे काम में लेते हैं, वे सारे अंडे अनिषेचित हैं। उसमें जो मुर्गी अंडे देती है तो मुर्गी अंडे देने के लगभग 20 दिन पहले हम क्या करते हैं, मुर्गे को अलग, मेल को अलग कर लेते हैं, फर्तक कर लेते हैं। अंडे जो प्राप्त होंगे वो सारे अनफर्टाइल होंगे, अनिषेचित होंगे। जब अंडे में जीव नहीं बनता, एम्ब्रियो, भ्रूण नहीं बनता, तो उसमें जीव कहाँ बनेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उसमें अंडे में जीव नहीं पाया जाता, भ्रूण नहीं पाया जाता, अर्थात अंडे को हम शाकाहारी भोजन में रखा जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं कि जिस मुर्गियों से अगर हम मीट प्राप्त करते हैं या मीट प्राप्त करने के लिए हम मुर्गी पालन करते हैं, तो जिनसे मुर्गी मीट प्राप्त करते हैं उन्हें हम ब्रोलर कहते हैं। केवल मीट के लिए जिन्हें हम पालते हैं उसे हम ब्रोलर कहते हैं। ब्रोलर में क्या करते हैं, अपने छोटे चूजे को अपने जैसे भी जो गहरी बिछावन प्रणाली है उसमें रखा जाता है और उनको लगभग 7 से 8 वीक या मैं यूं कहूं कि लगभग 2 महीने से कम समय तक इनको रखा जाता है। और जब इस युवा मांसाहारी जो प्राणी जीव है, चूजा है, उसे हम इसको 2 महीने बाद में इसको सेल कर देते हैं। अर्थात जिनसे मीट प्राप्त करने के लिए पालते हैं उसे ब्रोलर कहते हैं, और जिनसे एक प्रोडक्शन हमें प्राप्त करना होता है, तो जिनसे एक प्राप्त करते हैं उन मुर्गियों को अपने लेयर्स कहते हैं, और मीट प्राप्त करने वाली मुर्गियों को हम ब्रोलर कहते हैं। अब बात करते हैं एग से चूजा कैसे प्राप्त करते हैं, अंडे से चूजा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। एग से हम चूजा प्राप्त करेंगे तो अंडे से चूजा प्राप्त करने की क्रिया को अंडे का सेना कहते हैं, अंडे का सेना कहते हैं। अंडे से चूजा प्राप्त करने की क्रिया को अंडे का सेना कहते हैं। और नॉर्मली इसमें अगर हम देखते हैं तो 3 वीक का समय लगता है, अर्थात मैं यूं कहूं कि लगभग 21 दिन का इसमें समय लगता है। एक अपवाद के रूप में अपने देखें तो अपवाद के रूप में एक टर्की नस्ल है, टर्की नस्ल है जिसमें 4 वीक का समय लगता है अंडे सेने में, अर्थात 4 वीक का अर्थ होता है लगभग 28 दिन का समय इसमें लगता है। नॉर्मली अपने देखें तो लगभग अंडे का सेना जो है वो
3 वीक में लगभग पूरा हो जाता है। अब अंडे का जो सेना है ये हम 2 प्रकार से करवा सकते हैं। अंडे का अगर सेने की बात करें तो मुख्यतः हम 2 प्रकार से करवा सकते हैं। नंबर 1 अगर बात करें तो एक तो है अपने प्राकृतिक विधि, प्राकृतिक विधि की बात करते हैं, और नंबर 2 इसमें देखिए तो कृत्रिम विधि। प्राकृतिक विधि और कृत्रिम विधि। प्राकृतिक विधि में क्या होता है, एक देसी या कुड़क मुर्गी रखते हैं, देसी या कुड़क मुर्गी लेते हैं, उसके पास हम क्या करते हैं, रात्रि के समय 2 या से 3 निषेचित जो अंडे होते हैं वो उसके पास रख देते हैं। उसके बाद संख्या बढ़ाते हुए सर्दियों में हम अंडों की संख्या कम रखेंगे, लगभग 8 से 10, और गर्मी का समय हो तो लगभग 10 से 12 अंडे तक इसके पास रखते हैं। इसके बाद क्या होता है, मुर्गी उन अंडों के ऊपर बैठती है, उन्हें से निश्चित तापमान मिलता है, निश्चित नमी मिलती है, और निश्चित तापमान और निश्चित नमी मिलने की वजह से अंडे में जो जर्म डिस्क वाला भाग है उसका विकास होता है, और उससे अंडे से क्या बनता है, चूजा बनता है। और इस विधि का जो सबसे बड़ा बेनिफिट अगर बात करें हम, तो सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि जो देसी या जो कुड़क मुर्गी होती है वह अंडे का सेना करवाने के साथ साथ उसका लालन पालन का कार्य भी करती है। ये तो रही अपने प्राकृतिक विधि, जो काफी छोटे स्तर पर इसको अपने मुर्गी पालन कह सकते हैं। अपने कृत्रिम विधि की बात करें तो इसमें एक बहुत अच्छा उपकरण काम आता है, इनक्यूबेटर। इस उपकरण का नाम क्या है, इनक्यूबेटर उपकरण काम में लेते हैं। एक बड़ा कैबिनेट इनक्यूबेटर भी आता है जिसमें एक साथ 1000 से लेकर 3000 अंडों का सेना हम एक साथ करवा सकते हैं। इनक्यूबेटर में क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें अच्छी प्रकार से सफाई की जाती है, लाल दवा और फार्मेलिन लेते हैं, उनको मिला के एक डस्ट या अपने फोग के रूप में उसमें जो भी कीटाणु होते हैं उनको नष्ट करते हैं। फार्मेलिन और लाल दवा से फार्मेल्डिहाइड गैस निकलती है जो एक प्रकार की विषैली गैस होती है, उससे जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद शुरुआत में हम क्या करते हैं, अंडे की जो ट्रे होती है उनको परत बाई परत हम क्या करते हैं, इनक्यूबेटर में रख देते हैं, और उसके बाद उसको बंद कर देते हैं। शुरुआत का जो तापमान है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकलता है, इंक्यूबेटर का जो शुरुआत का तापमान है वह 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहां से अच्छा क्वेश्चन निकलता है, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट यहां इसका क्या रखा जाता है, शुरुआत में तापमान रखा जाता है। उसके बाद प्रत्येक सप्ताह 1 से 2 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान कम करते रहते हैं। और नमी की अगर बात करें तो इसमें नमी लगभग 60 से 70% रखी जाती है। यदि नमी इंक्यूबेटर में ज्यादा रह जाती है तो, या अपने यूं कहें कि जिससे इनको अपने गहरी बिछावन प्रणाली है जिस आवास में रखते हैं वहां पे नमी अगर ज्यादा रहती है तो इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटोजोआ डेवलप हो जाता है जिसका नाम है कोक्सीडियोसिस। इस कोक्सीडियोसिस प्रोटोजोआ की वजह से इनमें जो चूजे होते हैं उन चूजों में खूनी दस्त या जिसको कोक्सीडियो रोग कहते हैं, खूनी पेचिश रोग कहते हैं, वो बड़ी समस्या पाई जाती है। तो नमी का विशेष ध्यान रखा जाता है, और तापमान शुरुआत में 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसके बाद प्रत्येक सप्ताह 2 से 3 डिग्री तापमान कम करते रहते हैं। अब इसमें अंडे से चूजा बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसकी जांच करते हैं। जांच करने के लिए हम जो उपकरण काम में लेते हैं उसका नाम रहता है अपने केंडलर लैंप। केंडलर लैंप, केंडलर लैंप से हम क्या करते हैं, अंडे के ऊपर एक प्रकाश डाला जाता है जिससे उसका अंदर का जो जर्म डिस्क का जो भाग है वो दिखाई देता है। यदि जर्म डिस्क का भाग अगर विकास हो रहा है अर्थात अंडे से चूजा बन रहा है, और यदि हम केंडलर लैंप से अगर टॉर्च से अपने यूं कहे प्रकाश डालते हैं तो यदि उसका जर्म डिस्क का आकार नहीं बढ़ता अर्थात अंडे से चूजा नहीं बन रहा है, तो ऐसे अंडों को हम इनक्यूबेटर से बाहर निकाल देते हैं, और बाकी जिनसे जो अंडे फूटे हुए हैं, टूटे हुए हैं, ब्लड पे लगा हुआ है, उस प्रकार के जो अंडे होते हैं उनको भी हम उससे बाहर निकालते हैं। जो पहली जांच हम करते हैं वो 1 सप्ताह बाद में करते हैं। फर्स्ट जो जांच करोगे वो है 1 सप्ताह बाद में, 7 दिन बाद में करते हैं, और जो दूसरी जांच करते हैं वह हम सेकंड जांच 2 सप्ताह बाद में अर्थात 13 से 14 दिन बाद में करते हैं। इसी प्रकार हमें याद रखना है कि पहली जांच पहले सप्ताह बाद में और दूसरी जांच दूसरे सप्ताह बाद में करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, 19वें दिन अंडे रखने के बाद 19वें दिन क्या करते हैं, अंडे के ट्रे को बाहर निकाल लेते हैं, और 19 से 21 दिन के मध्य का जो समय रहता है उस समय
अंडे से जो चूजे हैं, अंडे के नुकीले भाग से चूजे क्या निकलते हैं, बाहर निकल आ जाते हैं। शुरुआत में इनको जिस आवास में रखा जाता है उस आवास का नाम भी कई बार पूछा जाता है, उस आवास को हम हेचरी कहते हैं। शुरुआत में जिस आवास में रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, हेचरी कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमें चूजा प्राप्त हो गया। अब इस चूजे का हमें लालन पालन कैसे करना है, कहाँ इसको रखेंगे, कैसे इसको आवास में रखेंगे, और मुर्गियों की प्रमुख नस्लें, और उसके बाद हम देखेंगे इसके बाद में कि इसमें जो सिस्टम रहेगा, रखने का जो सिस्टम रहता है, प्रणाली जो कौन कौन सी है वो पढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि चूजे को हम किस प्रकार उसको कैसे रखा जाता है। तो शुरुआत में आप इसको रखोगे, एक दिन की अगर मैं कहूं आयु, तो एक दिन की आयु में से हेचरी में रखा जाता है। उसके बाद बात करें 1 सप्ताह से 4 वीक तक जिस आवास में रखेंगे उस आवास को तो हम ब्रूडर कहेंगे। जिस आवास में रखेंगे उस आवास को हम ब्रूडर कहते हैं, और रखने की इस क्रिया को ब्रूडिंग कहते हैं। रखने की इस क्रिया को ब्रूडिंग कहा जाता है। इसी प्रकार 4 से लेके 8 वीक तक का जो समय रहता है, इसे जिस आवास में रखोगे उसे रियर कहते हैं, और रखने की इस क्रिया को रियरिंग कहते हैं। रखने की इस क्रिया को रियरिंग कहते हैं। और इसी प्रकार हम आगे देखें, 9 से लेके 12 वीक तक मुर्गियों को जिसमें रखते हैं, उनको खाना वाना देते हैं, उस प्रबंध को हम ग्रोवर मैनेजमेंट कहते हैं। ग्रोवर मैनेजमेंट कहा जाता है। अब इसके बाद मुर्गियों की जैसे 2-3 चीजें देखी जाती है। एक तो मुर्गियों में क्या है कि छोटे जो चूजे होते हैं उनमें केनाबोलिज्म, काफी अच्छा क्वेश्चन इससे निकलता है, केनाबोलिज्म। केनाबोलिज्म में एक मुर्गियों में छोटे जो चूजे होते हैं उनमें बहुत बुरी आदत है। छोटे जो चूजे होते हैं वो एक दूसरे को चोंच मारकर उससे घायल कर देते हैं, आपस में घायल कर देते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, इस क्रिया समस्या के निवारण के लिए हम चूजे जो हैं, उन चूजे की जो चोंच है उस चोंच को हम काट देते हैं, चोंच का अग्रभाग हम काटे देते हैं। इस क्रिया को हम डीबिकिंग कहते हैं। इस क्रिया को हम डीबिकिंग कहते हैं। और इसमें जो उपकरण काम में लिया जाता है उस उपकरण को हम डीबिकर कहते हैं। उस उपकरण को हम डीबिकर कहते हैं। और यह क्रिया लगभग अपने यूं कहें कि लगभग 15 से 30 दिन या लगभग 15 से लेके 1 महीने तक, 1.5 महीने तक ये क्रिया करते हैं अपने। मुख्यतः इसमें लगभग 14-15 से लेकर 30 दिन का जो समय रहता है, आयु रहती है, उस समय ये क्रिया की जाती है। चोंच का ऊपर वाली जो चोंच है उसका 1/4 भाग काटते हैं, और नीचे वाली जो चोंच है उसका 1/8 भाग काटा जाता है। ये तो रही केनाबोलिज्म की समस्या के निवारण के लिए। एक और क्रिया करते हैं हम डीवर्मिंग। डीवर्मिंग की क्रिया करते हैं। डीवर्मिंग की क्रिया में वर्मी यानी होता है कर्मी। पेट में, शरीर में जो कर्मियों को नष्ट करने के लिए जो क्रिया करते हैं, जो हम मेडिसिन, लाल दवा है, चूना है, उसके घोल को दिया जाता है कर्मियों को नष्ट करने के लिए, उस क्रिया को डीवर्मिंग कहते हैं, वर्मियों को नष्ट करने के लिए। इसी प्रकार एक क्रिया आती है केफोनाइजेशन। केफोनाइजेशन। केफोनाइजेशन का मतलब है जो मेल होते हैं उसे मीट प्राप्त करने के लिए, अधिक मांस प्राप्त करने के लिए हम उन्हें नसबंदी कर देते हैं। यूं कहें कि हम उन्हें नसबंदी कर देते हैं। नसबंदी के लिए हम एक हार्मोन भी काम में लेते हैं, डाईएस्ट्रोल वेस्ट्रोल हार्मोन। डाईएस्ट्रोल वेस्ट्रोल हार्मोन इसमें काम में लिया जाता है। डाईएस्ट्रोल वेस्ट्रोल हार्मोन काम में लिया जाता है। और जिन मुर्गों को हम केपोनाइजेशन करते हैं उन्हें हम केपन कहते हैं। यह अधिक मीट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। केपन, अधिक मीट के लिए जो मेल होते हैं उसे नसबंदी कर दी जाती है। इसके बाद देखते हैं मुर्गियों की प्रमुख नस्लें। हाँ दोस्तों,
अब हम आगे देखते हैं मुर्गियों की प्रमुख नस्लें। सबसे इंपॉर्टेंट अगर नस्ल देखें, व्हाइट लेग हॉर्न। यह नस्ल इटली से इसका ओरिजिन है। विश्व में सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल है। इससे प्रति वर्ष लगभग 240 से लेकर 260 अंडे प्रति वर्ष प्राप्त होते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात इसकी ये है, इसके जो छोटे बच्चे होते हैं 5 से 6 महीने बाद में अंडा देना स्टार्ट कर देते हैं। व्हाइट रंग की आकर्षक और मध्यम आकार की नस्ल पाई जाती है। सबसे ज्यादा अंडे ये देती है और उत्पत्ति स्थान इसका इटली है। इसके बाद हम देखते हैं रोड आइलैंड रेड, RER के नाम से जानते हैं। अमेरिका की ये नस्ल है, ड्यूल पर्पज है। लगभग 180 से लेकर 200 अंडे प्रति वर्ष इसका प्रोडक्शन है। और सबसे बड़ी बात, इसकी जो कलंगी होती है वह गुलाब के पुष्प के आकार की या रंग की होती है। तो रोज पाई बोलते हैं, रोज कोम्ब पाई जाती है, जो गर्दन के ऊपर जो कलंगी पाई जाती है। प्लाईमाउथ रोग अमेरिकन नस्ल है। और सबसे बड़ी बात, इसमें मीट प्रोडक्शन ज्यादा होता है। लगभग एक मुर्गी से हम बात करें तो लगभग 4 से 5 किलोग्राम प्रति मुर्गी से इसका वजन रहता है। अर्थात मीट के लिए सबसे उत्तम क्वालिटी की और अच्छी नस्ल है प्लाईमाउथ रोग। रेड कॉर्निश, इसका भी मीट के लिए काम में लेते हैं, स्वादिष्ट मीट के लिए काम लेते हैं। कड़कनाथ, रंग भी काला होता है और इससे जो मांस प्राप्त होता है वह भी काला होता है। गागस की बात करें, प्रतिकूल मौसम को सहन करने की क्षमता इसमें पाई जाती है। चटगांव की बात करें, चटगांव चटकाने के लिए, चटकाने का मीट के लिए काम में रहता है। असील, असाने के लिए, मनोरंजन के लिए, फाइटिंग ब्रीड है, लड़ाकू नस्ल है। और मीनार का, इसमें जो कलंगी पाई जाती है वह 6 नोक आकार की पाई जाती है। बर्मा की बात करें, जो कलंगी पाई जाती है अंग्रेजी के पी आकार की पाई जाती है। यह मुख्य नस्लें हैं। अगर हम अंडों की बात करें तो देसी मुर्गी का जो अंडा उत्पादन है, जैसे अपने कड़कनाथ है, गागश है, चटगांव, असील, इनका लगभग 60-70 अंडे प्रति वर्ष रहता है। काफी कम अंडा इनका उत्पादन रहता है। हम सबसे अगर बात करें तो व्हाइट लेगहॉर्न का अंडा उत्पादन जो है वह 240 से 260 अंडे प्रति रहते हैं, प्रति वर्ष अंडा उत्पादन रहता है। कुछ संकर नस्ल अपने पास में है। प्रतापधन, यह है MPU80 उदयपुर से निकाली गई है। और वैज्ञानिक इसमें जो सहयोग रहे वह SP टेलर का विशेष योगदान रहा है। SP टेलर का विशेष योगदान रहा। और दूसरी बात, इसमें जो अंडा उत्पादन है वह 166 अंडे प्रति वर्ष इसका उत्पादन रहता है। और वजन लगभग 2 से 3 किलोग्राम इसका प्रति मुर्गी का वजन रहता है। यह है प्रतापधन। उसके बाद करें हम निवारक। निवारक जो नस्ल है यह कारी और असील के क्रॉस से बनी है। कारी और असील के क्रॉस से बनी है। इसका दूसरे ट्रिक अपने निकाले, कहीं जाते हैं रास्ते में तो यूं कहते हैं नहीं कार आसी। नहीं का मतलब होता है नी, कार आसी, इस प्रकार इसको याद भी कर सकते हैं। नहीं कार आसी, नहीं का मतलब निवारक मुख्य नस्ल। और निवारक के बाद अगर बात करें कारी और असील मुख्य इसकी कारी और असील के संकरण से नस्ल बनी है। उसके बाद हम इसकी मुख्य नस्लों के बाद में हम आगे देखते हैं तो मुर्गी पालन में जो मुख्य चीज देखी जाती है वह है मुर्गियों के रोग देखे जाते हैं। दोस्तों, ये है इसके मुख्य रोग हैं। रानीखेत, जिसे न्यूकैसल के नाम से जाना जाता है, यह रोग विषाणु के द्वारा होता है। कोक्सीडियोसिस या खूनी पेचिस, दबड़े के अंदर ज्यादा नमी रहने की वजह से होता है। यह रोग प्रोटोजोआ की वजह से होता है। प्रोटोजोआ की अगर बात करें उसके द्वारा यह रोग होता है। चेचक की बात करें तो यह रोग विषाणु के द्वारा होता है। मोरेक्स भी विषाणु के द्वारा होता है। और जो चिचड़ी जवर है यह भी प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। यह इसके मुख्य रोग है। मुख्य रोग अगर रानीखेत के देखें तो इसमें जो मुर्गी है वह एकांत में रहना पसंद करती है। तेज ज्वर का आना, चोंच खोल के श्वास लेना, एकांत में रहना, गर्दन को पीछे की ओर रखना और लड़खड़ाते हुए चलना, पैरालाइसिस के जो कैरेक्टर होते हैं, इस प्रकार के लक्षण इसमें पाए जाते हैं। हम एक नया टॉपिक बनाएंगे, मुर्गी के जो रोग हैं, पशुओं के जो रोग हैं
उनका कंट्रोल कैसे करते हैं, उसमें आपको इनमें टीकाकरण पूरा समझाया जाएगा। और मुर्गियों में जो मुख्य जीवाणु से और विषाणु से जो रोग होते हैं वह भी हम इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें केवल हम मुर्गियों में और जो जंतुओं में रोग होते हैं उनका नियंत्रण हम कैसे करते हैं और कौन कौन से रोग होते हैं उसके लिए अलग से विस्तार से अपना एक अच्छा लगभग 40 से 50 मिनट का वीडियो हम बनाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं मुर्गियों में जो अंडे देने वाली मुर्गियां हैं उन्हें लगभग 14 से लेकर 16 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है और इन्हें कैल्शियम की विशेष आवश्यकता होती है। ग्रिड दिया जाता है कैल्शियम के लिए। और शुरुआत में जैसे इंक्यूबेटर है, इंक्यूबेटर में रखा जाता है, चूजा जो प्राप्त होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, लगभग 72 घंटे तक उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना चाहिए। शुरुआत में उसके जो आमाशय होता है उसमें जर्दी पाई जाती है, उससे उसको पोषण मिल जाता है और 1 से 2 दिन में यह कार्य होना चाहिए, जिससे जो परिवहन का जो काम है चूजों को ले जाने का, क्योंकि इंक्यूबेटर जो यंत्र है, कैबिनेट इंक्यूबेटर है, वो काफी महंगा उपकरण होता है, हर फार्मर जो होता है उसके पास उपलब्ध नहीं होता। तो चूजों को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, उसके लिए हमें क्या है कि 1 से 2 दिन का जो समय है उसके अंदर करना चाहिए, जिसमें उन्हें शुरुआत में हम उसे आहार देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद हम देखते हैं इनको रखने के आवास की बात करते हैं। प्रमुख रूप से 2 आवास हैं। एक तो जो आवास की बात करें वह है गहरी बिछावन प्रणाली। गहरी बिछावन प्रणाली जिसको हम डीप लिटर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम डीप लिटर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। गहरी बिछावन प्रणाली के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस प्रणाली में जो बड़ा सा एक अपने यूं कहे कि फार्म अपने दीवार का बनाते हैं, उसके ऊपर टिन सेट या उसको छाया की जाती है और शुरुआत में उसके नीचे जैसे अपने बिछावा जिसको लिटर कहते हैं, कूड़ा कचरा या लकड़ी का जो बुरादा होता है वो रखा जाता है, जिसकी 4 से 6 इंच लगभग मोटाई रहती है। तो इसमें जो अगर मान लीजिए 100 मुर्गी अपने रखे तो 100 मुर्गियों के लिए हमें जो स्पेस की आवश्यकता होती है वह 9 × 4.5 × 3 मीटर स्पेस की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार हम बात करें हमें 200 मुर्गी अगर रखनी होती है तो 9 × 6 × 3 मीटर मुर्गियों स्पेस की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार अगर 500 की बात करें 18 × 7.5 × 3 मीटर स्पेस की आवश्यकता होती है। और इसी प्रकार अगर 1000 मुर्गियों को हमें रखना है तो 30 × 9 × 3 मीटर स्पेस की आवश्यकता होती है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, अब एक बात देखें, ऊंचाई सभी में 3 मीटर इक्वल है और यहां अगर लंबाई चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई में 4.5 में 1.5 का प्लस कर देते हैं 6, इसमें 1.5 का प्लस करते हैं 7.5, इसमें 1.5 का प्लस करते हैं इसका 9 आता है। इसी प्रकार 9 9 18 30, तो इजीली इसको याद कर सकते हैं। 3 इक्वल सेम है, इनमें 1.5 का योग करना है और इसमें 9 9 18 30। इस प्रकार यहां से भी कई बार जेट में और आईसीआर में और एग्रीकल्चर के कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये तो काफी सस्ती विधि है गहरी बिछावन प्रणाली। इसके अलावा एक बहुत अच्छी विधि होती है केज प्रणाली। केज प्रणाली, केज प्रणाली में दोस्तों लोहे का जाल काम में लिया जाता है। प्रत्येक पक्षी के लिए एक अलग बॉक्स लिया जाता है और उसमें अंडे निकालने के लिए भी एक खिड़की रहती है, थोड़ा सा स्लोप रहता है, अंडा सोते ही खिड़की के पास लुढ़कता हुआ पास आ जाता है। लेकिन ये विधि काफी कॉस्टली रहती है, इसलिए इस विधि का यूज कम करते हैं और जो गहरी बिछावन प्रणाली उसका यूज हम ज्यादा किया जाता है, इसका यूज अधिकांश करते हैं। जो ब्रोयलर्स होते हैं, ब्रोयलर्स को हम क्या करते हैं, उच्च प्रोटीन वाला आहार और उच्च ऊर्जा वाला आहार दिया जाता है, जिससे उसका विकास अच्छा हो, अच्छा प्रोडक्शन, अच्छा मांस प्राप्त कर सके। और जो अपने बात करें लेयर्स की बात करें, जो अंडे देने वाली मुर्गियां हैं उनको हम एक अल्प प्रोटीन वाला आहार, अल्प ऊर्जा वाला आहार दिया जाता है। शारीरिक विकास अधिक नहीं हो, शारीरिक विकास का अधिक होने का, ज्यादा शारीरिक विकास का अधिक होने का सूचक अच्छे अंडे उत्पादन से हम नहीं मानते हैं। इस प्रकार सबसे जो अग्रणी, अगर अपने बात करें राजस्थान के अंदर, राजस्थान में सबसे अग्रणी जिला अजमेर है, जिसमें प्रमुख रूप से मुर्गी पालन में अग्रणी है, अंडों का कटोरा भी इसे कहा जाता है। और इसी प्रकार इंडिया के अंदर अगर हम देखते हैं तो सबसे इंपोर्टेंट, जिससे ज्यादा अगर मुर्गी पालन देखें तो आंध्र प्रदेश जो राज्य है वहां अंडा उत्पादन सर्वाधिक होता है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो के द्वारा
आपको यह मुर्गी पालन पोल्ट्री फार्मिंग का जो टॉपिक है काफी अच्छा आपको समझ आया होगा। और इस वीडियो को जितने भी अपने वीडियो आ रहे हैं उन्हें अपने लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भेजें। आने वाले एग्रीकल्चर की जो जितनी भी क्लासेस रहेगी जेट आईसीआर को अभी देखते हुए मुख्यतः अपने इन टॉपिकों को बनाए जा रहे हैं। और इसके बाद जितनी ज्यादा इस इन वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब मिलेंगे उतने ही हम इन टॉपिकों को काफी डीपली पढ़ाया जाता है, काफी डीपली पढ़ाया जाएगा। और डब्ल्यू के एग्जाम उन सभी के लिए इसको अपने अच्छे से अच्छी वीडियो डाले जाएंगे और आने वाले समय में फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स इस जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने जो फ्रेंड्स हैं उसे उनको सेंड करें ताकि इस टॉपिक का ज्यादा से ज्यादा वह लाभ ले सकें। आने वाले समय में हम जेट के जो पुराने पेपर हैं, आईसीआर के जो पुराने पेपर हैं उन्हें भी हम डालेंगे। काफी लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पेपर भी हम यहाँ से सोल्व करवाएंगे जिनमें काफी क्वेश्चन आपके हूबहू 2019 के जो जेट के एग्जाम है उसमें मैच करेंगे। तो ये जितने भी वीडियो आपको बनाए जा रहे हैं वो जेट आईसीआर के पर्पज के लिए एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के वीडियो भी बनाए जा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।